नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रिफाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल है, तो आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपने बॉक्स स्टारफिश देखा है जो कि स्क्वायर आकार का है? हमारी पृथ्वी विभिन्न आवासों में रहने वाले अद्वितीय जीवों से भरी हुई है। इन प्राणियों में से प्रत्येक अपने रूप से हमें पूरी तरह से मोहित करने के लिए कई अनूठी विशेषताओं को प्राप्त करता है। स्टारफिश में एक ऐसा ही जन्म दोष देखा गया है, लेकिन कुछ मामलों में आनुवंशिक विकारों या जन्म दोषों के कारण किसी भी जीवित जीव की मूल विशेषताओं को संशोधित किया जा सकता है। ऐसा ही एक जीव तारा मछली यानी कि स्टारफिश है। समुद्री तारे या व्यापक रूप से तारा मछली के रूप में नामित एक अद्भुत जल प्राणी है। यह जीव एक तारे के आकार की इचिनोडर्म के रूप में जाना जाता है, जो कि क्षुद्र ग्रह वर्ग के परिवार में फिट बैठता है। शब्द क्षुद्र ग्रह का प्रयोग अक्सर तारा मछली के रूप में किया जाता है, जिसे क्षुद्र ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में उनकी प्रजातियों का मूल्यांकन करने पर दुनिया भर के विभिन्न महासागरों में जल स्तर के नीचे स्टारफिश की कुल 1900 प्रजातियों की खोज की गई है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक तारा मछली विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में जीवित रह सकती है, जो विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में टिकने की उनकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्हें रसातल की गहराई तक भी पाया जा सकता है, यानी 6000 मीटर 20,000 फीट या पृथ्वी की सतह के नीचे। अक्सर हमने स्टारफिश को एक तारे के आकार के लिए देखा है, लेकिन कुछ मामलों में वे एक चौकोर आकार की पाई जाती है। वे जन्म दोष के परिणाम स्वरूप इस संरचना को प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। आनुवंशिक संरचना में कई उत्परिवर्तन उनकी प्रजातियों के विकास में संशोधन का कारण बन सकते हैं। एक अद्वितीय आकार प्राप्त करने के लिए ऐसी स्टारफिश प्रजाति बिस्किट स्टारफिश या टोसिया मैग्निफिका है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन के तहत तारा मछली अपनी सभी 5 भुजाओं को खो देती है और बिना भुजाओं के एक चौकोर आकार प्राप्त कर लेती है, और इसलिए यह किसी भी कलाकृति की तरह दिखाई देती है जिसमें अद्वितीय रंग और संरचना समुद्र तल पर रखी जाती है। लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि वे अपने अंगों के बिना कैसे चल सकते हैं, तो उत्तर यह है कि तारा मछली गति के लिए अपने अंगों का उपयोग नहीं करती है। इसके बजाय सतह पर अपने आंदोलन को चलाने के लिए उनकी निचली सतह पर कई हजार पैर होते हैं। स्टारफिश में यह जन्म दोष देखा गया है। दूसरा, दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पृथ्वी पर सबसे छोटे सरीसृप की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, मेडागास्कर में जर्मन मेडागास्कर अभियान दल द्वारा 2 छोटी छिपकलियों की खोज की गई। नर्ब्रुकेशिया नाना या नैनो गिरगिट का शरीर सिर्फ 13.5 मिलीमीटर का होता है। म्यूनिक में जूलॉजी के बवेरियन स्टेट कलेक्शन के अनुसार यह सरीसृपों की लगभग 11,500 ज्ञात प्रजातियों में सबसे छोटी है। ऊपर से पूंछ तक इसकी लंबाई 22 मिलीमीटर है। संस्थान ने कहा कि मादा लगभग 29 मिलीमीटर बड़ी है। महान प्रयास के बावजूद अन्य नमूने अभी तक नहीं मिले हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल ने कहा गया है कि नया गिरगिट केवल उत्तरी मेडागास्कर में एक अपमानित पर्वतीय वर्षावन से जाना जाता है और विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। हैम्बर्ग में सेंटर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एक वैज्ञानिक ओलिवर हॉलिड सचेक ने कहा, नैनो गिरगिट का आवास दुर्भाग्य से वनों की कटाई के अधीन रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को हाल ही में संरक्षण में रखा गया था, इसलिए प्रजातियां जीवित रहेंगी। अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने सिफारिश की कि गिरगिट को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया जाए, ताकि इसे और इसके आवास की रक्षा करने में मदद मिल सके। तीसरा, दोस्तों, क्या आप कामा के बारे में जानते हैं? एक कामा एक नर ड्रोमेडरी ऊंट और एक मादा लामा के बीच एक संकर है और दुबई में ऊंट प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इसका उत्पादन किया गया है। पहला कामा 14 जनवरी 1998 को पैदा हुआ था। इसका उद्देश्य ऊंट के आकार और ताकत और सहकारी स्वभाव के साथ लामा की तुलना में अधिक ऊन उत्पादन में सक्षम जानवर बनाना था। एक वयस्क
ड्रोमेडरी ऊंट का वजन एक लामा से 6 गुना तक हो सकता है। इसलिए कृत्रिम गर्भधारण द्वारा संकर का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। नर ड्रोमेडरी ऊंट से शुक्राणु के साथ मादा लामा का गर्भधारण एकमात्र सफल संयोजन रहा है। लामा शुक्राणु के साथ एक मादा ऊंट का गर्भधारण करने से व्यवहार्य संतान पैदा नहीं हुई है। पहले कामा ने 4 साल की उम्र में यौन परिपक्व होने के लक्षण दिखाए। जब उसने मादा गुआनाको और मादा लामा के साथ प्रजनन करने की इच्छा दिखाई, वह एक बेहद खराब स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए व्यावहारिक निराशा भी थी। दूसरा कामा कामिला नाम की एक महिला का जन्म 2002 में सफलतापूर्वक हुआ था। अप्रैल 2008 तक 5 कामा का उत्पादन किया जा चुका है। ऊंटों की तरह कैमास शाकाहारी होते हैं जो झाड़ियों और अन्य पौधों को खाते हैं। चूंकि वे एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पी सकते हैं, कम या बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ऊंट परिवार में पुरानी दुनिया के ऊंट और नई दुनिया के ऊंट शामिल है। हालांकि ऊंटों के प्रत्येक प्रमुख समूह में सफल और उपजाऊ संकर रहे हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप माउंट कपूर के विशाल गुलाबी स्लग के बारे में जानते हैं? एक ऑस्ट्रेलियाई पर्वत के ऊपर अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र कुछ रंगीन निवासियों का घर भी है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा अनोखी परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक अतीत के एक छोटे से अवशेष को संरक्षित किया है। केवल 10 गुना किलोमीटर को मापने वाला यह जंगल जीवन से भरा हुआ है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। लाखों साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया एक बड़े भूभाग का हिस्सा था जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, उस इलाके में हरे भरे वर्षावनों की विशेषता थी। तब से महाद्वीप पर स्थितियों में भारी बदलाव आया है। ड्रायर जलवायु के साथ क्षेत्र के वर्षावन विशिष्ट प्रजातियों को मिटा दिया गया है। माना जाता है कि 17 मिलियन वर्ष पहले माउंट कपुतार पर एक ज्वालामुखी विस्फोट शिखर के वर्षावन युग के अवशेषों का समर्थन करने के लिए आवश्यक कूलर नम स्थितियों को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार था। अब तक इस पारिस्थितिकी तंत्र के सदस्य का सबसे रंगीन विशाल गुलाबी स्लग है जो लंबाई में 7.8 इंच तक पहुंच सकता है। ये स्लग अपना अधिकांश समय पत्ती के सांचे के नीचे दबे रहते हैं जिस पर वे भोजन करते हैं। लेकिन माइकल मर्फी के अनुसार न्यू साउथ वेल्स पार्क रेंजर जो नियमित रूप से माउंट कपूर के शिखर पर गश्त करते हैं, वे रात में या बाद में सैकड़ों की संख्या में बाहर आने के लिए जाने जाते हैं। पेड़ काई पर नाश्ता करने के लिए बारिश की बौछार। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के साथ एक साक्षात्कार में मर्फी ने कहा, जितना चमकीला गुलाबी आप कल्पना कर सकते हैं वह उतना ही चमकीला है और गुलाबी है। माउंट कपुटार के शिखर पर पाई जाने वाली अन्य अनोखी प्रजातियों में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग नरभक्षी घोंघे की प्रजातियां शामिल है जो अपने शाकाहारी भाइयों का शिकार करते हैं जो उनके बताए गए कीचड़ के निशान का अनुसरण करते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठीक 10,000 साल पहले 220 पाउंड से अधिक वजन वाले 7 फुट लंबे ऊदबिलाव उत्तरी अमेरिका के विशाल हिस्सों में घूमते थे जो अलास्का और कनाडा से लेकर फ्लोरिडा तक आर्द्र भूमि और झीलों को आबाद करते थे। लेकिन अंतिम हिमयुग के अंत में ये विशाल कृंतक साथ ही उन्हीं मैमथ और इसी तरह के प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक मेगाफोना अचानक गायब हो गए, अभी भी रहस्यमय परिस्थितियों में विलुप्त होने के लिए प्रेरित हुए। कनाडाई शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया एक नया अध्ययन काले भालू के आकार के बीवर के लापता होने के लिए संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार जर्नल में ओंटारियो के पश्चिमी विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी टेसा प्लिंट के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 1970 के दशक के दौरान यूकोन कनाडा से बरामद 50,000 से 10,000 साल पुरानी बीवर हड्डियों के समस्थानिक विश्लेषण से पता चला है कि जानवर एक भारीय जलीय पर जीवित रहा है। पौधे आधारित आहार। जब अंतिम हिमयुग लगभग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया तो उत्तरी अमेरिका की आर्द्र भूमि तेजी से गर्म और शुष्क हो गई, जिससे प्रजातियों के आवास और जीविका के मुख्य स्रोत दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। उन्हें लगता है कि जब भी कोई विशाल उदबिलाव की खोपड़ी देखता है तो वे कहते हैं, वाह, यह एक कृपाण दांत वाला बिल्ली रहा होगा और लोगों को खा रहा होगा। जीवाश्म विज्ञानी और अध्ययन के सहलेखक ग्रांट जजुला ने यूकोन न्यूज को बताया कि विशाल उदबिलाव लगभग
1 लाख साल पहले महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा और अलास्का में चले गए थे। कहीं सहस्राब्दी के लिए पौधे से भरे आर्द्रभूमि के साथ मिश्रित शंकुधारी वनों में प्रजातियां पनपी, लेकिन 25,000 साल पहले पृथ्वी के शुष्क जलवायु के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले स्थानीय आबादी मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में गायब हो गई, लेकिन 10,000 से 11,000 साल पहले तक केवल एक बीवर था। आज आधुनिक बीवर, जो वास्तव में हजारों वर्षों से विशाल लोगों के साथ सह अस्तित्व में थे, अपने तेज धार वाले दांतों का उपयोग पेड़ों को काटने और खाने, लॉज और बांध बनाने और अनिवार्य रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप परिदृश्य को आकार देने में सक्षम थे। प्राचीन मेगा आकार वाले हालांकि नए आवासों और खाद्य स्रोतों की तलाश करने के लिए खुद को अक्षय पाते थे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।